नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय के पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में। ये 1997 का बुकर विजेता उपन्यास है, केरल के आयमेनम की पृष्ठभूमि पर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी आप कह सकते हैं अनूठी भाषा शैली, पात्रों और जो सामाजिक मुद्दे इसमें उठाए गए हैं उन पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि रॉय भाषा का इस्तेमाल कैसे करती हैं और कहानी केरल के समाज को, खासकर वहाँ की जाति व्यवस्था और पारिवारिक रिश्तों को कैसे दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बताते हैं। कहानी, जैसा कि कई लोगों को पता होगा, दो जुड़वां बिच्चों राहेल और एस्था के इर्द गिर्द घूमती है। उनके बचपन यानी 1969 और फिर उनकी वयस्कता 1993 के बीच कहानी आगे पीछे होती रहती है और ये सब केरल के आयमेनम में हो रहा है। एक पारिवारिक त्रासदी है, उनकी कजिन सोफी मोल की डूबने से मौत और उनकी माँ अम्मू का वेलोथा के साथ प्रेम संबंध, जिसे समाज अछूत मानता है। पूरी कहानी इन्हीं घटनाओं के असर के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी तो है ही मतलब दिल को छूने वाली, लेकिन जिस तरह से रॉय ने इसे लिखा है वो अपने आप में खास है। स्रोत भी उनकी भाषा पर बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई स्टाइल की बात नहीं है। एक स्रोत है, पाटिल का विश्लेषण। वो बताता है कि कैसे मलयालम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे खाने की चीजें, मान लीजिए चक्का विलाई चथु जो कटहल की मिठाई है, या फिर रिश्तों के नाम कुचम्मा, पप्पाची। इनसे कहानी को एक स्थानीयता मिलती है। सही। पर बात इससे भी आगे जाती है। रॉय व्याकरण से खेलती हैं, शब्दों से खेलती हैं। कहीं विचारों पर जोर देने के लिए इटैलिक्स का इस्तेमाल है, कहीं छोटे बिना कर्ता वाले वाक्य हैं, कहीं शब्दों को जोड़ दिया है, जैसे ट्राइंग नॉट टू क्राई माउथ, या फिर अक्षरों को उलट दिया है, स्निसिटिलो पी, मतलब पोलाइटनेस का उल्टा। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया था। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे भाषा खुद ही कहानी के बिखराव और दर्द को दर्शा रही हो, खासकर बच्चों के नजरिए से जो दुनिया को शायद ऐसे ही टुकड़ों में देखते हैं। बिल्कुल। और ये भाषा के जो तयशुदा नियम हैं उनको तोड़ने जैसा भी है। रॉय ने खुद भी कहा है कि दोहराव, रेपिटेशन, उन्हें एक लोरी जैसा, एक सुरक्षा का एहसास देता है। शायद उस मुश्किल दुनिया में एक तरह से चीजों को समझने का तरीका। और ये दर्द सिर्फ निजी नहीं है, ये सामाजिक भी है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये उपन्यास केरला की जाति व्यवस्था और उन तथाकथित प्रेम कानूनों पर बहुत तीखी टिप्पणी है। सही कहा। ये प्रेम कानून मतलब ये तय करते हैं कि कौन किससे प्यार कर सकता है, कैसे और कितना। अम्मू, जो ऊंची जाति की सीरिया ईसाई महिला है, और वेलुथा, जो दलित परवन समुदाय से है, उनका रिश्ता इन नियमों को सीधी चुनौती देता है। और समाज इसे बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और इसका अंत बहुत भयानक होता है। वेलुथा पर झूठा आरोप लगाया जाता है, पुलिस उसे बेरहमी से पीटती है और उसकी मौत हो जाती है। एक और स्रोत है कुंभार का विश्लेषण। वो इस सामाजिक पाखंड को और खोलता है। जैसे ममाची अम्मू की माँ, वो मानती हैं कि परवन लोगों को चलते समय अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए पीछे की तरफ झाड़ू लगानी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है ना? लेकिन जब वेलिया पापेन यानी वेलुथा के पिता अम्मू और वेलुथा के रिश्ते का सच बताते हैं, तो वही ममाची गुस्से में खुद वेलिया पापेन को छू लेती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये अछूत होने का जो विचार है, ये कितना खोखला और मतलब परिस्थिति के हिसाब से बदलने वाला है। तो ये प्रेम कानून दिखाते हैं कि समाज रिश्तों पर कैसे नियंत्रण रखता है। लेकिन क्या ये सिर्फ जाति तक ही सीमित है? स्रोतों में पितृसत्ता का भी जिक्र था, खासकर अम्मू के साथ जो हुआ। हाँ, बिल्कुल। जून का विश्लेषण इसी पर बात करता है। अम्मू के पिता उसे कॉलेज नहीं जाने देते। उनका मानना था कि इससे औरतें बिगड़ जाती हैं। फिर जब उसका तलाक होता है तो परिवार में उसकी कोई खास जगह नहीं रहती। उसे एक तरह से बोझ समझा जाता है। जबकि उसके भाई चाको को पूरी छूट है। बिल्कुल, चाको को पूरी स्वतंत्रता है। उसके जो विवाहेतर संबंध हैं, उन्हें पुरुषों की जरूरतें कहकर अनदेखा कर दिया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं उसकी माँ मम्माची भी उसे शय देती हैं। तो ये दोहरा मापदंड बिल्कुल साफ है। तो हमने देखा कि कैसे सामाजिक नियम अंदरूनी तौर पर काम कर रहे हैं। क्या स्रोत बाहरी प्रभावों जैसे औपनिवेशिक विरासत, उस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, कहते हैं। इस उपन्यास को पोस्ट कॉलोनियल नजरिए से भी देखा जा सकता है। होमी भाभा की एक अवधारणा है, मिमिक्री यानी नकल। वो यहाँ दिखती है। जैसे पप्पाची, अम्मू के पिता, जो एक पूर्व शाही कीट विज्ञानी थे, वो हर मौसम में 3 पीस सूट पहनते हैं। या चाको का अक्सर ऑक्सफोर्ड मूड में होना। हाँ, जैसे वो अंग्रेजों की नकल करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल।
और स्रोत कहते हैं कि ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक मानसिकता के असर में लोग अपनी पहचान खोकर शासकों की एक अधूरी और कई बार हास्यास्पद नकल करने लगते हैं। और फिर वो हिस्ट्री हाउस का जिक्र है, एक अंग्रेज का पुराना छोड़ा हुआ घर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि इतिहास अक्सर ताकतवर लोग लिखते हैं, विजेताओं की कहानी। और हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज दब जाती है। हाँ, और बाद में यही घर वेलुथा की दुखद मौत की जगह भी बनता है। तो ये औपनिवेशिक अतीत और वर्तमान की जो क्रूरता है उसको कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम साथ देखें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती। ये तो भाषा, प्रेम, हानि, सामाजिक अन्याय और इतिहास का एक बहुत ही जटिल जाल बुनती है। और अरुंधति रॉय का लिखने का तरीका, छोटी छोटी चीजों पर उनकी पकड़, इसे वाकई असाधारण बना देती है। बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास यही तो दिखाता है कि कैसे जिंदगी की वो तथाकथित छोटी चीजें, कोई एक स्पर्श हो, एक नजर हो, कोई याद हो, वो असल में समाज और इतिहास के बड़े ढांचों से न सिर्फ गहराई से जुड़ी हुई हैं, बल्कि उन्हें चुनौती भी दे सकती हैं। हाँ, बड़े नियम अक्सर छोटी निजी भावनाओं से ही टूटते हैं शायद। बिल्कुल। और शायद यही उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी यादें, खासकर वो जो दर्दनाक होती हैं, वो हमारे आज को आकार देती हैं, उसे बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये कहानी टुकड़ों में आगे पीछे होते हुए हमारे सामने खुलती है। अगली बार तक इस पर विचार करते रहिए।